नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कनाडा की देखिए विदेश नीति इतनी ज़्यादा खराब है। इंडिया के साथ रिलेशंस खराब कर ही लिए, रशिया के साथ रिलेशंस ऑब्वियसली खराब थे, और अब यूएसए और चाइना दोनों कनाडा को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। नहीं तो आप देखोगे हर कंट्री के पास ऑप्शन रहती है कि अगर यूएसए से प्रेशर आ रहा है, चाइना से एक फ्रेंडली हाथ सामने आता है कि हम आपके साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं, बट कनाडा वो ऐसा कंट्री है दैट इज गेटिंग ह्यूमिलिएटेड बाय चाइना एंड यूएसए। चाइना ने रिसेंटली 100% टैरिफ इंपोज कर दिए हैं कनेडियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर। और यहां पे आपको समझना होगा, जो ये 100% टैरिफ है ना, ये एक्चुअली कनाडा के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग है, क्योंकि चाइना बेसिकली यहां पर कनाडा को ये कह रहा है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तुम्हारी टेक्नोलॉजी से हमारी मार्केट को कोई खतरा नहीं है। बेच सको तो हमारी मार्केट में बेच कर दिखा दो। हम जो तुम पे टैरिफ लगाएंगे भी ना, वो कुछ फूड प्रोडक्ट्स, कुछ फार्म प्रोडक्ट्स सिर्फ उन पे ही लगाएंगे, ताकि हमारे किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। दिस इज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग। अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। नाउ एक तरफ चाइना का 100% टैरिफ वाला मूव, दूसरी तरफ जैसे आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएसए ने बहुत सारे कनेडियन प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं ना। ये जो टैरिफ है, इस पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। काफ़ी एरियाज पे हो सकता है कि टैरिफ थोड़ा सा ये कम ज़्यादा करे, बट ट्रंप ने एक और बहुत ही बड़ा मूव खेल दिया है, जिससे मैं आपको बता दूं कनाडा अपनी बहुत सारी आबादी खो सकता है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल, टैरिफ थ्रेट के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि यूएस कनाडा की जो बॉर्डर है ना, जो यूएस कनाडा बॉर्डर ट्रीटी है, ये 1908 में साइन करी गई थी। इससे डिसाइड कर लिया गया था कि ये यहाँ पे ये नीचे का जो पार्ट है ये यूएसए का होगा, ऊपर का पार्ट कनाडा का होगा, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इनके हिसाब से जो ये 1908 की बॉर्डर ट्रीटी है, ये अनफेयर है यूएसए के लिए। दूसरी बात, जो वाटर रिसोर्सेज है दोनों देशों के बीच में, जो पानी है उसका ज्यादा एक्सेस कनाडा को क्यों मिलता है, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 4 सालों में ये कुछ बड़ा करेंगे। और क्वाइट पॉसिबली जिस तरीके से ये पनामा कैनाल, ग्रीनलैंड और कई और एस्पेक्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप हिस्ट्री से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन लीडर थे वो जिन्होंने 60 70 परहैप्स इवन 100 साल पहले ऐसे एग्रीमेंट साइन कर लिए जिससे यूएसए को आज भी नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी सवाल पूछ लिया कि यूएस और जापान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन क्यों किया था। यूएसए को क्या नीड है कि जब भी जापान पे अटैक होगा तो हम उनको डिफेंड करने के लिए आएंगे। अब यहां पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, चलो अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कनाडा ऑब्वियसली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमजोर है कंपेयर टू यूएस। अब जाके इनके बहुत सारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए, हमको न्यूक्लियर वेपन चाहिए। मैंने इस टॉपिक पर भी अलग से वीडियो बनाई थी कि कनेडियन पॉलिटिशियंस आज के समय डिमांड ये कर रहे हैं कि यूके के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये कनाडा पोजीशन कर सकता है, स्टेशन कर सकता है अपने देश में, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका से खुद को ये लोग बचा पाएं। डर इतना ज़्यादा है आज के समय यहाँ पर, बट कब वो न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे, कब वो ट्रीटी साइन होगी, दूर की बात है। अभी के लिए तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले 4 सालों में मन बना लिया है कि ये कनाडा की कुछ ना कुछ धरती ये यूएस के अंडर लेकर आएंगे, और कनाडा कुछ नहीं कर पाएगा। कनाडा की जो मिलिट्री है, जो इनके पास जो भी एयरफोर्स, नेवी, कहीं से भी, इट इज नॉट कंपेरेबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए इज टू पावरफुल। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, चलो सर एक बार को मान के चल लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा अल्ट्रा अग्रेसिव हो गए, ये कहते हैं कि जो ये 1908 की बॉर्डर ट्रीटी है ये अनफेयर है, और हम थोड़ा सा जो बॉर्डर का एरिया है ये यहाँ पर ये अपने अंडर ले लेंगे, तो भी क्या हुआ, क्या हो जाएगा इससे। कनाडा देखिए तो सही, मैप में इतना बड़ा देश है, इनके पास इतना सारा ये नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज हैं, क्वेबेक है, बैफन आइलैंड है, विक्टोरिया आइलैंड है। कनाडा तब भी एक बहुत बड़ा देश रहेगा। वेल देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, कनाडा की आप अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे ना, ये जो मैप है यहाँ पे आप समझ पाओगे, ये है कनाडा की पॉपुलेशन डेंसिटी। जो कनाडा का नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ना के बराबर आबादी रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कुछ फार्मिंग वगैरह यहाँ पे आप कर नहीं सकते। कुछ रिसोर्सेज हैं, कई जगह ऑयल वगैरह आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है किसी कंपनी ने, बट ओवरऑल कोई शहर, कोई रिहायश, कोई यहाँ पर मर्जी से रहना नहीं चाहेगा। एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कनाडा के नॉर्दर्न एरिया में। जो भी इनके बड़े बड़े शहर हैं जिनके बारे में आप सुनते हो, टोरंटो, ओटावा, विनीपेग, ये सारे के सारे शहर आपको यूएस बॉर्डर के पास मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो
टेम्परेचर इतने ज़्यादा कम नहीं है। दूसरी बात, सिंस ये इलाके यूएसए के काफ़ी करीब है ना, तो ट्रेड करने में आसानी होती है। यूएसए से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करने में आसानी होती है और इसीलिए हिस्टोरिकली जो ये कनेडियन शहर है, ये फ्लरिश भी कर पाए हैं बिकॉज़ दे वर वेरी क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर मान लीजिए ट्रंप जो ये 1908 का जो ये एग्रीमेंट है, इसको कहते हैं नहीं मैं नहीं मानता, थोड़ा-सा और हमको यहाँ पे लैंड चाहिए। अगर ट्रंप इतना जो एरिया है ना कनाडा का, ये भी कहते हैं अब ये यूएसए का पार्ट हो गया, कनाडा इजीली 70 टू 80%, एक्चुअली 70%, मोर प्रिसाइसली 70% आबादी आराम से खो देगा। इनके बड़े-बड़े शहर, बड़ी इंडस्ट्रीज, जो इनके इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, ये सब यूएसए के अंडर आ जाएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये कह दिया कि ये ट्रीटी अनफेयर है, बहुत सारे जो यहाँ पे जो शहर है ना, ये विनीपेग वगैरह, ओटावा वगैरह, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत बड़ा इफ हम मान के चल रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बॉर्डर पैक्ट को बिल्कुल खारिज कर देते हैं और ये कह देते हैं कि ये बिना बात का बॉर्डर पैक्ट है, ये सारे शहर वैंकूवर, विनीपेग वगैरह ये यूएस के पास होने चाहिए, और अगेन इट विल बी वेरी इजी। यूएस एक्चुअली 1920s में उसके बाद भी बहुत बार प्लान्स बना चुका है, चाहे उस वक्त कोई और प्रेसिडेंट थे, कोई और वहाँ पे लीडर थे। यूएसए के जनरल्स ने काफ़ी बार सोचा है कि क्या हमको रोक रहा है कि हम कनाडा को जाकर क्यों ना कब्जा पाए। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमको रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में इंग्लिश बोली जाती है, कल्चर काफ़ी हद तक सेम है, देयर इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। तो अमेरिकन जो जनरल्स हैं, इनको 1920 से ही ये विश्वास था कि अगर ये कनाडा को कब्जाना चाहें, इट विल बी वेरी इजी। बस कुछ ये जो शहर है विनीपेग, वैंकूवर वगैरह, इन सबको कब्जाना है और 80-90% कनाडा विल बी अंडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसके लिए ऑब्वियसली यूएसए ने एक वॉर प्लान रेड भी बना रखा है। तो अगेन ये कुछ ऐसा नहीं है कि सडनली डोनाल्ड ट्रंप के विचार में आ रहा है, ये एक बहुत ही पुराना थॉट है यूएस मिलिट्री में। डोनाल्ड ट्रंप बस उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। नाउ मैं कनेडियन मीडिया में देख रहा था, वो लोग ऑलरेडी इस टाइप के आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कैलगरी हेराल्ड, कैलगरी शहर है कनाडा में बहुत बड़ा, यहाँ पर इनका जो न्यूज़ आउटलेट है ये कह रहा है कि अगर यूएसए ने कनाडा को इन्वेड किया तो देखिए कनेडियंस गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, इस तरीके से छुप छुप के जंगलों में लड़ा करेंगे और कई दशकों तक ये चलेगी वॉर वगैरह। आई डोंट थिंक सो। आई मीन ये ठीक है, ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कनेडियंस की इमेज है कि हम बड़े नाइस हैं, ये बस एक मिथ है, ये रातों रात उड़ जाएगी और इन्वेजन अगर हमारी हुई तो हम जवाब देंगे और ये अमेरिकन मिलिट्री को हम सबक सिखा देंगे वगैरह, बोलने वाली बातें होती है। पहली बात तो पेड़ वगैरह तक बात आएगी नहीं। एज आई सेड अर्लियर, यूएसए को डायरेक्टली जो बड़े बड़े शहर है, शहरों को कब्जाना इजी होता है क्योंकि दे आर वेल कनेक्टेड, रोड्स होती हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो भी इतना रेजिस्ट करते नहीं है। और स्पेशली कनेडियंस जो बस ये चाहेंगे कि ओके ठीक है, हम वायलेंस नहीं चाहते, ठीक है, अब हम कनेडियन डॉलर्स यूज़ करते थे, अब अमेरिकन डॉलर्स यूज़ करेंगे और जो फ्लैग्स वगैरह में बदलाव हैं वो होंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली वैंकूवर, विनिपेग और ये जो सारे शहर हैं, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि गुरिल्ला वॉरफेयर होने वाली है। बाकी ठीक है, एक एक कंट्री है जिसको दिख रहा है आज के समय कि उनका वर्चस्व खतरे में है, तो उधर ऐसे आर्टिकल ही पब्लिश होंगे। तो ये तो हमने बात कर ली है यूएस और कनाडा की। अगेन इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, ये सारा जो इसके रिसोर्सेज हैं दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, सब आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम आए चाइना और कनाडा पर, दिस इज जस्ट हिलेरियस, एब्सोल्यूट सिनेमा। चाइना पर कनेडियंस ने लगा दिए पहले 100% टैरिफ। जी हाँ, शुरुआत करी थी कनाडा ने। बेसिकली चाइना की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो अपनी मार्केट में रोकने के लिए ना, ये जो टैरिफ है कनेडियंस ने लगा दिए। उम्मीद ये थी चाइना भी ये करेगा कि ठीक है, तुम्हारे भी जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक कुछ आइटम्स हैं या फिर तुम्हारी जो गाड़ियां हैं उन पे हम लगाएंगे टैरिफ। नहीं, चाइना ने यहाँ पर बिल्कुल एक टैक्टफुल तरीके से ह्यूमिलेट किया कनाडा को। चाइना ने क्या किया कि ओपनली ये बोला कि देखो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी बढ़िया है कि हमको तुम्हारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टैरिफ लगाने की आवश्यकता नहीं है। दम है तो हमारे देश में हमारी कंपनीज को बीट करके दिखा दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में। हम जो तुम पे 100% टैरिफ लगाएंगे ना, वो फूड और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कुछ थोड़ी बहुत आइटम्स, उन पे हम 100% टैरिफ लगाएंगे। कनेडियंस जो एजुकेटेड कनेडियंस हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। कनाडा टेक्नोलॉजी के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इतना पीछे हो चुका है कि आज के समय कनाडा और चाइना के जो टैरिफ्स हैं उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस दिखता है। तो इस हालत में जस्टिन ट्रूडो कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया के साथ रिलेशंस खराब, रशिया के साथ ऑब्वियसली खराब,
चाइना के साथ रिलेशंस खराब और ऑब्वियसली यूएस के साथ आप देख ही सकते हैं। इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब जो नए लीडर्स कनाडा में हैं जो जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करेंगे, हर कोई ये कह रहा है इंडिया के साथ हमको चाहिए अच्छे रिलेशंस। इंडिया के साथ जो रिलेशंस के साथ हुआ बहुत ज़्यादा खराब था, अब उनको रिपेयर करेंगे। जो कनेडियन इंटेलिजेंस चीफ है, ये भी मैं देख रहा हूँ हर दूसरे तीसरे महीने इंडिया आ रहे हैं रेगुलरली। मतलब कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ डीप लेवल पर बातचीत चल रही है, जिससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जब मजबूत हो तो अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की हो कि वापस कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो। खैर, इंडिया कनाडा रिलेशंस को लेकर क्या होगा वो टाइम बताएगा। मोस्ट प्रॉब्ली जब जस्टिन ट्रूडो हटेंगे, नए पीएम आएंगे जो इसी महीने हो जाएगा, उसके बाद कुछ तरक्की आपको दिखेगी इस मामले में। बट ओवरऑल जो जस्टिन ट्रूडो की फॉरेन पॉलिसी थी, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेन पॉलिसीज। इसको आप कहते हैं बैड फॉरेन पॉलिसी। ऑप्शन ही नहीं रही आपके पास। यूरोपियंस के पास एटलीस्ट ये तो ऑप्शन है कि अमेरिकन के साथ अगर मान लो बात खराब हो गई, इंडिया से बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, इंडिया के पास ऑप्शन है। चाइना कह रहा है इंडिया को कि देखिए इंडिया और चाइना को मिलकर खड़ा होना चाहिए, बोथ ऑफ अस शुड स्टैंड टुगेदर, ये ड्रैगन एलिफेंट मिलके डांस करेंगे तो दुनिया को दिखेगा वगैरह, ऐसी बातें यहाँ पे आ रही है। इवन अमेरिकन के साथ भी हमारे पास ऑप्शन है कि उनके साथ ट्रेड पैक्ट साइन कर सकते हैं। ये होती है फॉरेन पॉलिसी जब आपके पास ऑप्शन हो। बट कनाडा राइट नाउ इज ऑप्शनलेस। खैर, फाइनली यहाँ पे आपसे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने भारत के प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इटली या बारबेडोस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, एक्सिस बैंक का जो हमारा बैच है, आपको पता होगा मैंने करियर 247 पर इसकी काफ़ी एड्स डाली थी कि डेप्यूटी मैनेजर आप बन सकते हैं एक्सिस बैंक में थ्रू करियर 247। तो जो इसका बैच है यहाँ पर पीवीआरएम का, ये स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च से। ऑलराइट, तो 15 मार्च से पहले पहले जो अपना फॉर्म है फिल कर लीजिए। असेसमेंट टेस्ट जो है करियर 247 का दे दीजिए। लिंक इसका आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन डू दिस। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी करीब 15 लोग करियर 247 के थ्रू एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजर बन चुके हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द उनके टेस्टिमोनियल्स भी आपके लिए लेकर आएं। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल जो लोग इंटरेस्टेड हैं। और अगेन अबव ऑल, जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं वही यहाँ पे अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नीचे लिंक आपको मिलेगा वहां पर भी जो एलिजिबिलिटी है उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।